वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्यों हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप देखो, सपोज ये मार्कर है मेरे हाथ में इस वक्त रखा हुआ है और आप इस वक्त बोल सकते हो इस मार्कर की जो स्पीड है दैट इज 0, क्योंकि ये रेस्ट पर है और रुका हुआ है। अगर मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं तो ये मार्कर या स्टोन या कोई भी चीज़ जो आप उसको ड्रॉप करते हो तो उसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड के शुरू होकर के लगातार बढ़ती चली जाती है। और आप ये नोटिस कर सकते हो कि जैसे जैसे वो नीचे जाता है टुवर्ड्स द अर्थ और अर्थ में टकराने से पहले उसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाती है, तो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, और हम उस एक्सेलरेशन की वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं फॉर ग्रेविटी। ठीक है, दैट इज एक्सेलरेशन विच इज कॉज ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है हम उसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि हम उसे 9.8 मीटर स्क्वायर क्यों लेते हैं, दैट इज एक नंबर, हम उसे क्यों लेते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, गैलीलियो गैलीली साहब ने एक बहुत ही अच्छा एक इंटरेस्टिंग सा लॉ दिया था। उन्होंने भी ये बात बोली थी जिसको बोलते हैं द लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज या कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग बॉडीज। वो ये बोलते हैं कि जब कोई बॉडी गिरती है या फॉल करती है, चाहे वो कितनी भी हल्की हो चाहे कितनी भी भारी हो, ठीक है, आप एक पत्ता और एक स्टोन दोनों को अगर ड्रॉप करते हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी तो वो दोनों एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे गिरेंगे। ये लॉ दिया था गैलीलियो गैलीली साहब ने, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास ऑफ द बॉडी वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे गिरेंगे। ठीक है, तो ये लॉ कैसे आया, कैसे इसका स्टार्टिंग हुई, और इसके साथ साथ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात, हमारा वेट क्या चीज़ होता है, ठीक है, किस तरह से कैलकुलेट होता है। और कभी कभी आप बोलते हो कि मेरा वेट 45 kg है, या वेट की यूनिट kg कभी नहीं होती है, वेट की यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है, न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स और kg इज़ द यूनिट ऑफ मास। तो क्या चीज़ें हैं, तो ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लीजिए ये अर्थ है और आप अर्थ के ऊपर खड़े हो। ठीक है, यू आर अ बिग मैन एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ। ठीक है, और बात हो रही है हमारे वेट की। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा वेट होता है, आर वेट इज द सम टोटल, दैट इज आर वेट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स अस, ठीक है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मार्कर एंड वी ऑल नो दैट दिस मार्कर इज बीइंग पुल्ड बाय द अर्थ। ठीक है, and that force, that pull is called the gravity of the earth. ठीक है, how do you know that the earth is pulling this marker? If you release this marker, it would be attracted towards the center of earth. So that is the proof that earth is pulling this marker. In the same manner, earth हम सारी bodies को अपनी तरफ को खींच रही है। ठीक है, and जिस force के साथ, जिस ताकत के साथ earth हमें अपनी तरफ को खींच रही है, that force का measure is our weight. वही force का जो measure होता है वो हमारा weight होता है। तो ये हम अगर हैं तो हमें अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, एंड जिस फोर्स के साथ वो मेजर करती है दैट इज आर वेट। ठीक है, तो वेट क्या है? वेट इज द फोर्स, वेट इज द फोर्स, इज द सम टोटल ऑफ फोर्स बाय विच द होल अर्थ पुल्स अस टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, जो फोर्स के साथ पूरी अर्थ, ठीक है, मैं इस वर्ड पे बार बार इन्फ्लुएंस दे रहा हूं, पूरी अर्थ हमें जिस फोर्स के साथ अपने सेंटर की ओर खींचती है दैट इज आवर वेट। एंड इसी वेट को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको वेइंग बैलेंस कहते हैं। ठीक है, हम अपने पैर के नीचे एक वेइंग बैलेंस लगाते हैं, हम उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और वहां पे जो कांटा होता है दैट शोज आवर वेट। ठीक है, तो वेट एंड फोर्स इज वेट एंड इसकी यूनिट होती है न्यूटन। अब ये अर्थ की पुल हमारे पे किस तरह से लगती है? आप सब ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, और इस लॉ में आपने सीखा था कि अगर दो बॉडीज रखी हैं स्पेस में, कोई भी दो बॉडीज रखी हैं, ठीक है, स्पेस में कोई भी दो बॉडीज रखी हैं, एक का मास अगर m1 है, एक का मास है m2। मास और वेट में क्या फर्क है ये भी आप देख लीजिए। मास होता है किसी बॉडी के अंदर कितना कंटेंट भरा हुआ है। ठीक है, उस बॉडी के अंदर कितना कंटेंट है, दैट इज इट्स मास। मास का कोई भी रिलेशन नहीं होता है कि उस बॉडी को कौन अपनी तरफ पुल कर रहा है।
ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। मास बॉडी का इंडिविजुअल होता है, मतलब अगर आप अर्थ पे देखो तो भी मास उतना ही है, स्पेस में चले जाओ तो भी वो 1 किलो का आलू 1 किलो ही रहेगा। ठीक है, अर्थ के ऊपर भी 1 किलो आलू है, तो स्पेस आप चांद पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ तो भी वो 1 किलो का ही रहेगा। बट जो फोर्स है, आप ये जानते हो कि अर्थ की ग्रेविटी स्ट्रांग है कंपेयर टू मून की ग्रेविटी। मून की ग्रेविटी काफ़ी कम है, ठीक है, और अर्थ की ग्रेविटी काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, इसी वजह से अर्थ पे एयर है, हवा है, और मून पे हवा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप वेट नापोगे अपना, ठीक है, अगर अपना वेट नापोगे तो अर्थ पर आप कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट लेके रहेगा आपका, और जबकि आप मून पे जब जाओगे तो आपका वेट 1/6 टाइम्स घट जाएगा, 1/6 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 6 गुना कम वेट आपको नजर आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 600 न्यूटन के यहाँ पर होगे तो आप मून पे अगर चले जाओगे तो उसका 6 गुना आप कम, ठीक है, दैट इज 100 न्यूटन के आप रह जाओगे वहाँ पे। ठीक है, तो आपका वहाँ पर आपको बहुत हल्का फील होगा। आपने पिक्चर्स में देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स कैसे फ्लोट करते हैं, ठीक है, बिकॉज मून की ग्रेविटी कम है। बट मास एक ऐसी चीज़ है जो कि हर जगह कांस्टेंट रहती है, वो बॉडी के अंदर भरा हुआ कंटेंट है। ठीक है, तो जब कोई दो बॉडीज हैं M1 M2 की, तो वो एक दूसरे को हमेशा पुल करती हैं अट्रैक्टिव फोर्स के साथ, एंड दिस फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू G M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर, या डिस्टेंस का स्क्वायर। दैट इज जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है दोनों बॉडीज के बीच में, वो उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम उसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू ये होती है 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखो, ये सपोज कर लेते हैं हमारी अर्थ है। अब मैं इन दोनों सिचुएशंस को रिलेट कर रहा हूं। अब यही हमारी अर्थ है और ये M2 सेकेंड बॉडी है, दैट इज मैं, जो कि अर्थ के ऊपर खड़ा हूं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट बॉडी M1 एंड दिस इज सेकेंड बॉडी M2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, तो अगर आप इस बॉडी M2 को देखो, इस बॉडी M2 पे पूरी अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, F, एंड दिस फोर्स का मेजर ही कितना है, हमारा वेट। ठीक है, तो अब अगर आप इस बॉडी का एनालिसिस करो, ये जो बॉडी है, जो बॉडी गिर रही है, जो कि हमारा टॉपिक भी है कि क्यों हम G की वैल्यू को इतना लेते हैं। ठीक है, कोई भी बॉडी फॉल करती है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो क्यों उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होती है, हम वो भी देख रहे हैं। ये सब चीजें रिलेट कर रहा हूं। तो अगर आप इस सेकेंड बॉडी पे देखो या इस आदमी पे देखो, तो इस आदमी पे कितना फोर्स लग रहा है, इस आदमी पे इतना फोर्स लग रहा है, दैट इज G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर M1 इज द मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी अर्थ, M2 इज द मास ऑफ सेकेंड बॉडी, एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। ठीक है, एंड जब आप अर्थ के ऊपर होते हो, आप खड़े हो अर्थ के ऊपर, या आप अर्थ से थोड़े डिस्टेंस पे भी होते हो, तो भी आप इस जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को आप अर्थ का रेडियस अज्यूम कर लेते हो। दिस डिस्टेंस, सारे डिस्टेंसेस सेंटर ऑफ द बॉडी से मेजर किए जाते हैं, इसलिए अर्थ के सेंटर से आपने डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, तो अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अब आप इस बॉडी पे एनालिसिस कर रहे हो, इस बॉडी पे, और आप ये जानते हो कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। जैसे ये मार्कर है, अभी रुका हुआ है, मैंने इस पे फोर्स लगाया और ये मूव करने लग जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने इस पे फोर्स लगाया तो इस पे एक्सेलरेशन होगा। अभी ये 0 स्पीड पर है, और जैसे ही मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी तो इसका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो दिस फोर्स जो कि इस बॉडी पे लग रहा है या इस बॉडी पे लग रहा है, दिस फोर्स इज इक्वल टू द मास ऑफ दिस बॉडी इनटू एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय दिस बॉडी। तो फोर्स इक्वल टू मास, कौन सी बॉडी पे, सेकेंड बॉडी पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट बॉडी को छुपा दो, आप सिर्फ इस बॉडी का एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, तो मास M2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस फोर्स, और क्योंकि ग्रेविटी के कारण आप एनालिसिस कर रहे हो तो आप इसको ले लेते हो G, और हम कैलकुलेट करके यही पता करेंगे कि क्या इस वैल्यू ऑफ G है, ये G की क्या वैल्यू है। ठीक है, यही हमारा एम है कि हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो दिस फोर्स इज M2 इंटू G, एंड फोर्स की जगह आप इस फॉर्मूले को रखो, तो ये आएगा G M1 इंटू M2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। मैं इसको D स्क्वायर ही लेता हूं, बट ये है क्या, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इज इक्वल टू M2 इंटू G। तो यहां से आप देख रहे हो कि M2 कैंसिल हो जाता है, दैट इज मास ऑफ द सेकेंड बॉडी गेट्स कैंसल्ड, एंड द होल डिपेंडेंस ऑफ G, या जो G की पूरी डिपेंडेंस है वो रह जाती है G M1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, वेयर G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
m1 इज द मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी दैट इज अर्थ, पूरी अर्थ का जो मास है, ठीक है, एंड d इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात, आपको मजा आएगा, ध्यान से सुनना। जो हमारा अर्थ होता है, ठीक है, जो हमारा अर्थ होता है वो आपको लगता है कि एक स्फेरिकल प्लैनेट है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड सर्कल, अगर आपको पता हो तो। स्फीयर एंड सर्कल, एक फुटबॉल का शेप क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? फुटबॉल का शेप स्फेरिकल और सर्कुलर? सर्कुलर भी लग रहा है, स्फेरिकल भी लग रहा है। सर्कुलर भी लग रहा है और स्फेरिकल भी लग रहा है। दोनों ही लग रहा है। इट इज स्फेरिकल होना चाहिए। It is spherical because sphere is a 3D body and circle is a 2D body, ठीक है। A plate can be circular क्योंकि वो उसमें स्फेरिकल की तरह नहीं है, हम इधर से देखेंगे तब भी वो ऐसी दिखेगी, हाँ, दूसरे साइड से देखेंगे तब भी वो ऐसी दिख रही है इधर से, और जो सर्कुलर फॉर्म होगा वो तो फिर 2 होगा ना, 1 या 2। हाँ, तो सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल बॉडी, 2 डायमेंशनल शेप, ठीक है, एंड अ स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल शेप, ठीक है। स्फीयर एक 3D बॉडी है और सर्कल एक 2D बॉडी है। मतलब 2D मतलब आप सर्कल को पेपर पे बना सकते हो, बट एक फुटबॉल को पेपर पे नहीं बना सकते। आप फुटबॉल का इमेज बना सकते हो पेपर पे, जो कि एक 2 डायमेंशनल सर्कुलर शेप होगा, ठीक है, बट आप पूरी फुटबॉल को शो नहीं कर सकते पेपर पे, उसके लिए आपको 3 डायमेंशनल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। समझ गए ना? तो आपको लगता है कि अर्थ एक कंप्लीट स्फीयर है, एक बॉल की तरह, बट एक्चुअली अर्थ का शेप एक बॉल की तरह नहीं होता। वो एक बॉल होती है, सपोज कर लीजिए आपके पास एक बॉल है और आपने उसको ऊपर नीचे से थोड़ा सा दबा दिया है, ऊपर नीचे से थोड़ा प्रेस कर दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा, थोड़ा बल्ज हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का शेप हो जाएगा, एंड दैट इज द शेप ऑफ द अर्थ। और ऐसा क्यों होता है, उसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सपोज कर लीजिए, या आप ऐसे अज्यूम करो, या आप इमेजिन करो जैसे पूरा सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, या आप समझो कि पानी से भरा हुआ एक होली का गुब्बारा है, डन, एक गुब्बारा है जो कि एकदम गोल है। अगर आप उसको बहुत तेजी से उसके एक एक्सिस पे घुमाओगे, एक एक्सिस मतलब एक एक्सिस होगा जिसके अबाउट वो घूम रहा है, और आप उसको घुमा रहे हो कस के, तो आपको लगेगा नहीं कि पानी जो है वो बाहर की ओर जाना चाहेगा, और उसका शेप थोड़ा सा बल्ज हो जाएगा, थोड़ा फूल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की होती है हमारी अर्थ, क्योंकि अर्थ लगातार अपने एक्सिस पे घूम रही है, देयरफॉर वो इक्वेटर से थोड़ा बल्ज हो जाती है, एंड उसका शेप इस तरीके का दिखता है जो कि आप यहाँ से देख रहे हो। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, जो ये डॉटेड है, ब्लैक में जो डॉटेड लाइन है वो एक कंप्लीट स्फीयर है, कि वो एक स्फेरिकल शेप होता, बट वो एक्चुअली में नहीं आता। एक्चुअल शेप क्या है अर्थ का, जो मैंने रेड इंक से बना रखा है, दैट इज समथिंग बल्ज, ऊपर नीचे थोड़ा प्रेस हुआ और साइडवेज थोड़ा एक्सपैंडेड हुआ, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ, एंड द शेप ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोइड शेप, या फिर आप इसको ऑब्लेट स्फेरॉइड बोलते हो, ठीक है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। अब दिस इज द बल्ज शेप ऑफ द अर्थ। अब जब आप इसको देखते हो तो आप देख रहे हो कि ये पोल्स हैं, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये इक्वेटर है, डन। ये एक्सिस को बोलते हो वर्टिकल एक्सिस, दैट इज पोलर एक्सिस, जिसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है, और रोटेट करने की वजह से जो मास है वो इधर शिफ्ट हो गया, और यहाँ से बल्ज हो गया, यहाँ से दब गई है, ठीक है। दिस इज इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटर वाली लाइन, एंड दिस इज पोलर एक्सिस, ठीक है, दिस इज पोलर एक्सिस, और ये रोटेशन एक्सिस भी है, दिस इज अर्थ। तो अब यहाँ पे देखोगे तो 3 टाइप के रेडियसेस है। पहला रेडियस जो सेंटर से इक्वेटर पर है, इक्वेटोरियल रेडियस बोलते हैं, RE, समझ गए। जो सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस है दैट इज RP, पोलर रेडियस, एंड एक एवरेज रेडियस हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो जब आप इक्वेटोरियल रेडियस इसका निकालते हो अर्थ का, दैट इज 6378 किलोमीटर्स। अर्थ का इक्वेटोरियल रेडियस, अर्थ के सेंटर पॉइंट से इक्वेटोरियल एक्सिस पे, और उसका रेडियस, ठीक है, रेडियस इज दिस, सेंटर से दूरी, एंड पोल से सेंटर से पोल तक की दूरी 6357 किलोमीटर्स। एंड जब आप इनको कंपेयर कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि इक्वेटर पर अर्थ लगभग 21 किलोमीटर ज्यादा फूली हुई है, समझ रहे हो ना। इक्वेटर पे अर्थ 21 किलोमीटर, कैन यू इमेजिन, 21 किलोमीटर ज्यादा बल्ज है, ठीक है, कंपेयर टू पोल्स। तो यहाँ पे तो हम एक एवरेज रेडियस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और साइंटिस्ट ने एक एवरेज रेडियस की वैल्यू दे रखी है अर्थ की, दैट इज 6371 किलोमीटर्स, ठीक है। और आप इन जनरल लैंग्वेज में अगर आप बोलना तो आप याद करने के लिए 6400 किलोमीटर्स बोल देते हो, बट एक्चुअली इट इज 6371 किलोमीटर्स, ठीक है। मोस्ट फेवरेबल या सबसे ज़्यादा जो दूरी पे रहती है, या ऑन एन एवरेज, हाँ, ठीक है,
हाँ, देन मास ऑफ द अर्थ का मास जो होता है वो 5.97 इंटू 10⁻24 kg होता है, ठीक है। दिस इज द मास ऑफ द अर्थ। हाउ इट इज कैलकुलेटेड, ये बहुत ही एक ईजी कंसेप्ट है, मैं आपको बता सकता हूँ। G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आप सब जानते हो ये वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने दी थी और इसकी वैल्यू हियर है, ठीक है। ये डायग्राम अब आपको समझ में आ गया, सारी वैल्यूज अब आपको समझ में आ गई। अब अगर आप इस केस में वापस आओ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। एंड जब यू पुट ऑल दीज वैल्यूज एंड यू ट्राई टू सॉल्व इट, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हमें मिलेगा G is equal to universal gravitational constant 6.674 into 10⁻⁻11 into mass of the earth, that is 5.97 into 10⁻24 divided by distance का square, and distance is the radius of the earth, ठीक है। radius of the earth एवरेज रेडियस ले लो 6371, बट ये किलोमीटर्स में है, ठीक है। दिस इज kg SI यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर SI यूनिट, बट दिस इज किलोमीटर, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सूटेबल यूनिट, तो 1000 मीटर, अब ये मीटर में हो गया, ठीक है। दिस इज किलोमीटर में, और 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहां से आप अगर G को कैलकुलेट करोगे, आप अपने कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, दिस कम्स आउट टू बी 9.8, एंड क्योंकि सब चीज SI यूनिट में रख ली, सूटेबल यूनिट में, तो फाइनल आंसर भी SI यूनिट में निकलेगा, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन किन बातों पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये वैल्यू कब तक वैलिड है, या कब तक हम इस वैल्यू को मानेंगे? जब आप अर्थ के पास के इलाके में होगे। पास का मतलब, जैसे अब आप देख ही रहे हो कि अर्थ पोलर रेडियस जो होता है वो इक्वेटोरियल रेडियस से 21 किलोमीटर तक कम होता है, 21 किलोमीटर कम होता है, ठीक है। तो मतलब एटलीस्ट 21 किलोमीटर की रेंज आपके पास है, 21 किलोमीटर की रेंज आपके पास है, जिसमें आप इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान सकते हो, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा दूर जाओगे, सिग्निफिकेंट दूरी पर, सपोज यहाँ चले गए आप, और अब आप पूछोगे अब यहाँ पर ग्रेविटी कितनी लग रही है, तो उसके लिए आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मास ऑफ अर्थ सेम रहेगा, दिस इज कांस्टेंट, हमेशा सेम रहेगा, मास ऑफ अर्थ सेम रहेगा, बट डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ग्रेविटी घट जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अर्थ से ज्यादा दूर चले जाओगे, आपको ग्रेविटी का इफेक्ट कम होने लग जाएगा, और ये प्रैक्टिकली होता भी है, ठीक है। आप स्पेस में जाते हो, आप चांद में जाते हो, तो अर्थ के द्वारा आप पे लगा हुआ पुल आपको कम लगता है, और दूर चले जाओगे अर्थ का इन्फ्लुएंस और कम हो जाएगा, किसी और प्लेनेट का इन्फ्लुएंस हो सकता है बढ़ जाए, ठीक है। कहने का मतलब यही ना कि अर्थ में अगर हम एक मार्कर को नीचे फेंक रहे हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मतलब तो वो नीचे गिर रहा है। हाँ। और आपने बोला कि अगर हम पोलर एक्सिस के और ऊपर जा रहे हैं तो वहां पे अगर जैसे मार्कर को गिराएंगे तो वो थोड़ी गिरेगा। हाँ, वो गिर भी सकता है, वो उस पर फिर और भी बॉडीज का ग्रेविटी लगेगी, जैसे वहां पर हो सकता है मून की ग्रेविटी हो, किसी और प्लैनेट की ग्रेविटी हो, किसी और स्टार की ग्रेविटी हो, उन सब का कंबाइंड इफेक्ट देखा जाएगा फिर वहां पर, ठीक है। फिर वहां पर जो नेट ग्रेविटी लगेगी, जिसकी ग्रेविटी सबसे स्ट्रांग होगी या जिसका इन्फ्लुएंस सबसे स्ट्रांग होगा, वो उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, समझ गए? इस तरह से होता है। बट अर्थ का इन्फ्लुएंस किसी बॉडी पे सबसे ज्यादा होगा जब आप अर्थ के पास में रहोगे, जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाओगे अर्थ का इन्फ्लुएंस कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस इंक्रीजेस, तो ग्रेविटी की वैल्यू घट जाती है जैसे जैसे आप अर्थ से ज़्यादा दूर जाते हो। बट कितने रेंज तक आप इसको 9.8 मान सकते हो? 21 किलोमीटर अबाउट द अर्थ, ठीक है, तो ये आप ले सकते हो। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, अगर आप पोलर रेडियस को ले करके, अगर ये वैल्यू को ले करके आप ये कैलकुलेशन करो, तो आपको जो एक्सेलरेशन मिलेगा, देखो ये वैल्यू छोटी है कंपेयर टू दिस वैल्यू, ठीक है, दिस वैल्यू इज स्मॉल, तो छोटी वैल्यू यहाँ रखोगे तो ओवरऑल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो G एट द पोल्स वुड बी हायर। आप कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा निकलेगा, एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप पे पिन पॉइंट करके जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स वुड बी हायर, एंड जब आप इक्वेटर पे कैलकुलेट करोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वुड बी थोड़ा लेस, बट सब के सब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास ही आपको वैल्यू मिलेंगी,
पोलर रेडियस का लेते हैं। हाँ ठीक है, और अगर आप एवरेज रेडियस निकालोगे तो आपको 9.8 मिल रहा है। तो आप ओवरऑल अर्थ के लिए जब भी कैलकुलेट करते हो इन जनरल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके अपने कैलकुलेशंस कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको दो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बोलता हूँ। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि आपको अपना वेट लूज करना है। ठीक है, यू आर वेरी कॉन्शियस एंड यू हैव टू लूज योर वेट। आपको शो करना है कि आपने देखो अपना वेट लूज कर दिया, एंड आप ये भी चाहते हो कि आप कुछ भी मेहनत मत करो तब भी आपका वेट लूज हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करो, आपने अपने दोस्त को ले जाना है पोल पे ले जाना है और वहाँ पर अपना वेट उसको दिखाना है कि यार देखो मेरा वेट इतना है। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए आपका वेट कुछ आएगा 45 मान लेते हैं, 45 आएगा। ठीक है, सॉरी 45 kgs एंड दैट इज नॉट वेट, दैट इज मास। 450 न्यूटन्स। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं कि ये जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, अज्यूम। ठीक है, तो 450 न्यूटन्स आएगा। ठीक है, जब आप पोल्स पर मेजर कर रहे हो। अब आपने क्या करा, अपने दोस्त को लिया और घूमते घूमते आप इक्वेटर तक आ गए। अगर आप इक्वेटर पे अपना वेट मेजर करोगे ना, तो आप ये जान रहे हो कि इक्वेटर पे जी की वैल्यू थोड़ी सी घट जाएगी, बिकॉज ये डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, और पिन पॉइंट अगर आप मेजर करोगे तो थोड़ी सी घट जाएगी जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू घट जाएगी तो वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। मास किसका, ये सेकेंड बॉडी का, m2 इंटू जी हमने किया था। दिस फोर्स इज वेट इक्वल टू m2 इंटू जी। मास हमारा वही 45 kg, दैट इज मास, एंड ग्रेविटी जिसको हमने अज्यूम किया था 10, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ठीक है, तो m इंटू जी इज आर वेट। ठीक है, मास तो सेम रहेगा, मैंने बोला था हमेशा, एंड ग्रेविटी जब आप इक्वेटर पर आओगे थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इक्वेटर पे अगर आप अपना वेट मेजर करोगे तो इट वुड बी स्लाइटली लेस, थोड़ा सा कम हो जाएगा। हाँ, तो सोचो कि आपने बिना कुछ किए, बिना कुछ एफर्ट किए, बिना कुछ पसीना बहाए, बिना कुछ खाना कम खाए, एंड यू शोड हिम दैट योर वेट इज लेस। अमेजिंग थिंग। ठीक है, इक्वेटर तक जाना पड़ेगा। हाँ इक्वेटर तक जाना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेटर पे अगर आप गोल्ड खरीदते हो, ठीक है, आप थोड़ा इतना कुछ गोल्ड अमाउंट वेट खरीदते हो गोल्ड का, अगर आप पोल पे जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा भारी नजर आएगा पोल्स पे। ठीक है, तो दीज आर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। ठीक है, अच्छी चीज़ें। एक और अच्छी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको बताता हूँ, एक फैक्ट की बात, विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑन अर्थ। Which is the highest mountain on earth? Mount Everest. Mount Everest, sorry sir. हाँ, Mount Everest is the highest mountain on earth, which is about 8.8 kilometers high. ठीक है, 8.8 kilometers high, Mount Everest. ठीक है, and it lies in the Himalayan mountain ranges, Nepal China border. ठीक है, but there's a point. Which is the highest point on earth? Is Mount Everest का peak highest point on earth also? It's my question. क्या Mount Everest का peak, क्या Mount Everest का peak अर्थ का highest point है? Mount Everest is the highest mountain on earth. अच्छा, हाँ हो सकता है। हाँ, क्या ये सही बात है? Mount Everest का peak is the highest point on earth. It is wrong. नहीं, क्योंकि नहीं हो सकता। नहीं, मैं आपको फिर से अच्छे से बताता हूँ। और ये क्वेश्चन एसएससी में भी आता है। अभी हमने देखा था अर्थ की जो शेप है दैट इज समवट फ्लैटेंड एट द पोल्स। ठीक है, इस तरीके से अर्थ की शेप है। ये बहुत ही हल्का सा होता है, आपको अगर फोटोग्राफ्स देखोगे तो आपको उतना समझ नहीं आएगा। ठीक है, बट 21 किलोमीटर का फर्क होता है। ठीक है, 21 किलोमीटर फर्क, एंड दिस इज इक्वेटर, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, अगर आप माउंट एवरेस्ट की लोकेशन देखो, माउंट एवरेस्ट की लोकेशन है नेपाल चाइना बॉर्डर में, दैट इज 23 डिग्री नॉर्थ के आसपास। समझते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23 डिग्रीज नॉर्थ। ठीक है, तो 23 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सपोज कर लेते हैं ये लाइन है। ठीक है, एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की पोजीशन ये है एंड यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा ऊपर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की पोजीशन ये है। एंड सी लेवल से, अगर आप समुद्र तल से देखो, समुद्र के सतह से, ठीक है, सी लेवल से देखो, तो वहां से माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन। ठीक है, बट देयर इज वन मोर माउंटेन, माउंट चिम्बोराजो। ठीक है, इट इज इन द एंडीज माउंटेन रेंज। जैसे माउंट एवरेस्ट हिमालयन माउंटेन रेंज में है,
वैसे ही माउंट चिम्बोराजो एंडीज माउंटेन रेंज में है और ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, इक्वेडोर कंट्री के अंदर। इक्वेडोर एक कंट्री है, ठीक है, उस कंट्री के अंदर, और ये कंट्री जो है वो इक्वेटर के पास में है, ठीक है, इक्वेटर के पास में है। तो दूसरा जो माउंटेन है हमारे पास वो यहाँ है, माउंट चिम्बोराजो, इक्वेडोर कंट्री में, ठीक है, एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एंडीज माउंटेन रेंज में, और हिमालयन माउंटेन रेंज में माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। अगर आप सी लेवल से देखो, समुद्र के सतह से देखो, तो दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है। बट अगर आप अर्थ के सेंटर से देखो तो माउंट चिम्बोराजो इज द हाईएस्ट पॉइंट, इसका जो पीक होता है दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट। और ऐसा क्यों? बिकॉज अर्थ जो होता है वो बल्ज होता है एट द इक्वेटर, इसलिए इसको कुछ किलोमीटर्स का फायदा मिल जाता है, समझ गए ना। तो अर्थ के सेंटर से अगर आप मेजर करो तो ये जो डिस्टेंस होगी, और अर्थ के सेंटर से आप मेजर करो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस ज़्यादा निकल जाती है इस डिस्टेंस से, ठीक है। तो अगर आप समुद्र के लेवल से देखो, सी लेवल से देखो, आप मेजर करो तो आपको माउंट एवरेस्ट ज़्यादा ऊंचा दिखेगा। माउंट एवरेस्ट सी लेवल से 8.8 किलोमीटर्स की ऊंचाई पर है, ठीक है। चिम्बोराजो जो है वो सी लेवल से ऊपर मेजर करोगे तो माउंट एवरेस्ट से छोटा है, सी लेवल से मेजर करोगे तो माउंट एवरेस्ट से छोटा है। बट अगर आप अर्थ के सेंटर से मेजर करोगे तो इट इज़ द हाईएस्ट पीक, और ऐसा इसलिए बिकॉज अर्थ जो है वो बल्ज है थोड़ा सा इक्वेटर पर, और इसलिए इसको कुछ किलोमीटर्स का फायदा मिल जाता है कंपेयर टू माउंट एवरेस्ट। हाँ, अर्थ के बल्ज होने की वजह से। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेस के पास में, स्पेस के सबसे पास में अर्थ के ऊपर कौन सा पॉइंट है, तो दैट इज माउंट चिम्बोराजो का टॉप, ठीक है, माउंट चिम्बोराजो का टॉप, ठीक है, वो स्पेस के सबसे ज्यादा पास में, ना कि माउंट एवरेस्ट का टॉप, ठीक है, विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ अगर आपसे बोला जाए तो भी माउंट चिम्बोराजो, ठीक है, विच इज, और इन जनरल लैंग्वेज में बोला जाए व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ, तो इट इज माउंट एवरेस्ट, क्योंकि इन जनरल हम सी लेवल से ही मेजर करते हैं, ठीक है। बट अगर पूछा विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ कंपेयर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट इज माउंट चिम्बोराजो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल सी चीज़ आपको बतानी थी। तो होपफुली आपको ये क्लास, आप सबको ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, और आपने इस क्लास में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी होंगी, कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों हम कांस्टेंट लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पता चला होगा। गैलीलियो साहब का जो लॉ था कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से सारी बॉडीज़ फॉल करती हैं, जितनी बॉडीज़ भी गिरती हैं, वो क्यों कांस्टेंट एक्सेलरेशन से फॉल करती हैं, ये आपको पता चला होगा, ठीक है। अब बस एक बात कि मास ऑफ द अर्थ क्यों हमने 5.97 × 10⁻24 kg लिया था, ये छोटी सी बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और इससे भी अलग कुछ और क्वेश्चंस के आंसर्स जो आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं, या आपके दिमाग में चलते रहते हैं कुछ ऐसे खुरापाती क्वेश्चंस या जैसे भी, ठीक है, जो आप चाहते हो कि आपके टीचर्स आपको बताएं, आप हमें मेल कर सकते हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। हमारा email ID है ezclasses@gmail.com। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।